वंदे मातरम। मैं हूं ललन सर, आप हैं पढ़ाकू बाबा लाइव पर। अगर आप देश के किसी भी कोने में हैं, किसी भी स्थान पे हैं, किसी भी गांव में, कस्बे में, शहर में हैं, और अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, उस एग्जामिनेशन में अगर ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, रीजनिंग और साइंस अगर पूछे जाते हैं तो आप सही जगह पर, सही प्लेटफॉर्म पे हैं। अब तक मैं ललन सर आपको ज्योग्राफी के लगभग 9 डेज आपको मैं दे चुका हूं। आपको मेरा कैसा लग रहा है क्लासेस? आप लोग मैक्सिमम लोगों को शेयर कीजिए। अच्छा लग रहा है तो मैक्सिमम लोगों को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर लग रहा है, समझ में आ रही है स्टडी को, आप आत्मसात कर पा रहे हैं, तो आप लिखिए। आप अपने मेरे मैसेज पे आप आइए, लिखिए, अपना नाम लिखिए, ताकि मुझे पता चले कि आप लोग को अच्छा लग रहा है। और अगले क्लासेस जो मैं भी लेने वाला हूँ, यह क्लासेस बहुत ही इंटरेस्टेड है। आपका टॉपिक आपका है आज का टॉपिक अक्षांश एवं देशांतर तथा मानक समय। तो आज सबसे पहले आपको अक्षांश में पढ़ाऊंगा, फिर आपको नेक्स्ट क्लास में आपको देशांतर में पढ़ाऊंगा और मानक समय के बारे में चर्चा करूंगा। अक्षांश, तो सबसे पहले आपको ये एकदम ध्यान से देखिए, अक्षांश है क्या? ये अक्षांश जो है ये है क्या? तो अक्षांश को समझने के लिए ये हमारी पृथ्वी है। ये हमारी क्या है? पृथ्वी है। और ये पृथ्वी में ये जो है इसको कहते हैं 0 डिग्री अक्षांश। इसको 0 डिग्री अक्षांश कहते हैं। और इसी को फिर हम 0 डिग्री इक्वेटर भी कहते हैं। इसको विषुव रेखा भी कहते हैं। और इसको फिर विषुवत रेखा भी कहते हैं। तो इस तरह से इसको एक और नाम है इसका, भूमध्य रेखा। क्या नाम है? भूमध्य रेखा। तो इतने सारे नाम से हम इनको जानते हैं। ये जो आपका पृथ्वी पर ये जो बीचों बीच एक काल्पनिक रेखा खींची गई है पृथ्वी पर, यह रेखा कई नामों से जानी जाती है। भूमध्य रेखा के नाम से जानी जाती है, 0 डिग्री अक्षांश के नाम से जानी जाती है, इक्वेटर के 0 डिग्री इक्वेटर के नाम से जानी जाती है, विषुव रेखा के नाम से जानी जाती है, विषुवत रेखा के नाम से जानी जाती है। अब जो है ये जो है हमारा, इसको 0 डिग्री अक्षांश कहते हैं। अब यहाँ से कई अक्षांश रेखाएं हैं, है ना? तो ये सबसे पहले इस अक्षांश रेखा को लेंगे और ये एक यहाँ पर से एक अक्षांश रेखा को लेंगे। यहाँ पर इस अक्षांश रेखा को, ये है 23.5 डिग्री में, ये मैंने आपको बताए थे 23.5 डिग्री सेल्सियस में है, और ये भी 23.5 डिग्री में है। तो ये जो उत्तर में है, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये जो विषुवत रेखा है या भूमध्य रेखा है या विषुव रेखा है, ये पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है। ऊपरी भाग को कहते हैं उत्तरी गोलार्ध और निचली भाग को कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध। मतलब अगर हम यहां से लेकर यहां तक लेते हैं, इसको क्या कहते हैं? उत्तरी गोलार्ध। और यहां से फिर यहां के पार्ट को हम क्या कहेंगे? दक्षिणी गोलार्ध। अब ये जो है इसको कहते हैं उत्तरी ध्रुव या फिर उत्तरी या नॉर्थ पोल, ये नॉर्थ पोल भी कहते हैं, ओके। और इसको कहते हैं साउथ पोल या दक्षिणी ध्रुव। तो ये जो दक्षिणी ध्रुव या साउथ पोल कहते हैं, साउथ पोल या दक्षिणी ध्रुव, नॉर्थ पोल या उत्तरी ध्रुव, है ना? तो इसको उत्तरी ध्रुव भी कहते हैं, उत्तरी ध्रुव। इसको कहते हैं साउथ पोल या दक्षिणी ध्रुव।
ये पूरी तरह से 90 डिग्री पर होता है और ये भी पूरी तरह से क्या होता है, 90 डिग्री पे होता है, ठीक है ना। इसको क्या कहते हैं हम, इसको कहते हैं कर्क रेखा। क्या कहते हैं, कर्क रेखा या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इसको कहते हैं मकर रेखा या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो यहां तक बातें आपको समझ में आ गई होगी। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि ये हमारी पृथ्वी है। ये क्या है, हमारी पृथ्वी है। इसके बीचों बीच एक काल्पनिक रेखा है। इस काल्पनिक रेखा का नाम भूमध्य रेखा या 0 डिग्री अक्षांश या 0 डिग्री इक्वेटर या विषुव रेखा या विषुवत रेखा के नाम से हम इसको जानते हैं। ये क्या करता है, ये पृथ्वी को दो भागों में बांटती है। ये उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में बांटती है पृथ्वी को, ठीक है। अब ये उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में बांट देती है। अब ये जो 23.5 डिग्री पर एक काल्पनिक रेखा खींची गई है, इसको कहते हैं कर्क रेखा। क्या नाम है इसका, कर्क रेखा। और ये कर्क रेखा को अंग्रेजी में कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है ना। दूसरा, ये 23.5 डिग्री साउथ में यानी दक्षिण में जो एक रेखा है, ये इसका नाम है मकर रेखा या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। यहां तक बातें समझ में आ गई होगी। तो अब सबसे पहले हम ये समझेंगे, ये आपको मैंने बताए थे पिछले क्लास में कि ये कर्क रेखा और ये मकर रेखा, ये मैंने आपको बताए थे कि ये जो है, ये कर्क रेखा और ये जो मकर रेखा के बीच की दूरी है, ये हमेशा मतलब सालों भर लगभग सूर्य के समानांतर में रहता है। लगभग, मैं बोल रहा हूं लगभग सूर्य के समानांतर रहता है, इसलिए यहां पर गर्मी लगभग सालों भर रहती है और एक समान यहां पर मौसम रहता है ना। मतलब ना तो गर्मी ना तो ठंडा। गर्मी ज़्यादा होती है लेकिन यहाँ पर जो है 12 बजे तक ज़बरदस्त धूप यानी सूर्य का प्रकाश पड़ता है और सूर्य का प्रकाश तापमान अधिकतम होने के कारण यहाँ पर 12 बजे से 5 बजे के बीच फिर बारिश हो जाती है। क्योंकि जो भी हम जानते हैं कि पृथ्वी पर 71% क्या है, जल है। तो जल जो है यहाँ पर, यहीं पर देखो अटलांटिक महासागर है ना, प्रशांत महासागर, ओके। तो ये सारे महासागर से ऑस्मोसिस होकर, वेपोराइजेशन होकर क्या करता है, ऊपर जाती है, वाष्प बनकर जल ऊपर जाती है आकाश में और फिर वह क्या बनती है, बादल बनती है। और बादल बनने के बाद फिर पृथ्वी अपना गुरुत्वाकर्षण बल उस पर लगाती है और ये वर्षा के रूप में नीचे आती है। तो यहाँ पर चूंकि तापमान अधिकतम पाई जाती है क्योंकि सूर्य का प्रकाश सालों भर यहाँ पर सामने होती है। यहाँ पर सूर्य का प्रकाश क्या होती है, सालों भर सामने होती है। तो सामने होने के कारण सूर्य का प्रकाश जो है, यहाँ पर सूर्य का प्रकाश समानांतर यानी सामने होने के कारण ये कर्क रेखा और मकर रेखा, उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा और दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा के बीच यहाँ पर जो सूर्य का तापमान है सालों भर लगभग समानांतर होने के कारण या सालों भर तापमान यहाँ पर पड़ने के कारण क्या होता है, यहाँ पर गर्मी बहुत ज़बरदस्त पड़ती है। और गर्मी ज़बरदस्त पड़ने के कारण सुबह से 12 बजे तक ज़बरदस्त हीट यहाँ पर पैदा होती है और हीट पैदा होने के कारण यहाँ पर फिर 12 से 5 बजे तक ज़बरदस्त बारिश होती है ना। क्योंकि ये यहाँ पर जो भी जल हैं वह ऊपर वाष्पीकरण होकर ऊपर जाते हैं, जल वाष्प बनकर ऊपर जाते हैं और फिर वह बादल बनते हैं। और बादल जब संघनन हो जाता है तो पृथ्वी अपना गुरुत्वाकर्षण बल के कारण उनको वर्षा के रूप में नीचे खींच लेती है। तो इस तरह से यहाँ पर जो होता है बारिश ज़बरदस्त होती है। इसलिए यहाँ पर पेड़ भी बहुत बड़े बड़े और लंबे होते हैं और बहुत ही घने होते हैं, है ना। अमेजन का जंगल में देख लो। तो इस तरह से यहाँ पर ज़बरदस्त बारिश होती है। इसको कहते हैं उष्णकटिबंध। क्या कहते हैं इसको? इसको कहते हैं उष्णकटिबंध। इसको हम क्या कहते हैं? उष्णकटिबंध। इसको क्या कहते हैं? उष्णकटिबंध। मतलब 0 डिग्री से 23.5 डिग्री
उत्तरी गोलार्ध में यानी कर्क रेखा तक, और 0 डिग्री से 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में यानी मकर रेखा के बीच की जो स्थान है उस स्थान का नाम क्या दिया गया है? उष्ण कटिबंध, उष्ण मिस गर्मी। यहाँ पर गर्मी ज़्यादा पड़ती है क्योंकि सूर्य का तापमान सालों भर लगभग यहाँ पर पड़ती रहती है, इसलिए यहाँ पर 12 बजे तक ज़बरदस्त गर्मी पड़ती है और 12 बजे के बाद फिर से क्या होता है, यहाँ पर बारिश होती है 5 बजे तक। तो एक यहाँ पर मेंटेनेंस तापमान बना रहता है और यहाँ पर यहाँ के पेड़ पौधे बहुत लंबे लंबे बहुत ऊंचे होते हैं, लगभग 100 फीट 120 फीट ऊंचे हो जाते हैं पेड़ पौधे, और काफ़ी घना होते हैं बारिश होने के कारण, गर्मी के कारण। यहाँ तक कि सूर्य का तापमान भी, मतलब सूर्य का प्रकाश भी जमीन पर नहीं पहुँच पाता है। ठीक है, तो ये बात हम याद रखेंगे। दूसरा, अब यहाँ से यहाँ तक जो है इस रेखा को, ये जो रेखा है इस रेखा को हम क्या कहेंगे? इसको कहेंगे समशीतोष्ण कटिबंध। सम यह है 66.5 डिग्री नॉर्थ में, और यह है 66.5 डिग्री साउथ में। इसको कहते हैं क्या? समशीतोष्ण कटिबंध। तो इस तरह से 0 डिग्री से 23.5 डिग्री तक क्या रहा, और 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में और 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में क्या रहा? उष्ण कटिबंध। अब 23.5 से 66.5 डिग्री के बीच में जो कटिबंध है वो क्या है? समशीतोष्ण कटिबंध। और दक्षिण में 23.5 से मतलब मकर रेखा से नीचे 66.5 डिग्री तक जो है उसको क्या कहते हैं? समशीतोष्ण कटिबंध। तो इस तरह से समशीतोष्ण कटिबंध, दक्षिण में भी समशीतोष्ण कटिबंध, उत्तर में भी और दक्षिण में भी। इस समशीतोष्ण कटिबंध, इसको क्यों कहा गया है? उष्ण कटिबंध क्यों कहा गया है? ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अब समशीतोष्ण कटिबंध क्यों कहा गया है? समशीतोष्ण कटिबंध इसलिए कहा गया है क्योंकि यहाँ का तापमान लगभग समान होती है सालों भर, है ना। यहाँ का तापमान क्या होता है? तापमान समान होती है। अभी क्यों होती है ये मैं आपको भी थोड़ी देर में बता रहा हूँ। इसके ऊपर जो है 66.5 से ऊपर 90 डिग्री तक, इसको कहते हैं शीत कटिबंध। शीत कटिबंध, इसको क्या कहते हैं? शीत ये हुआ शीत कटिबंध। तो देखो यहां पर एक प्रक्रियाएं होती हैं पृथ्वी पर हमेशा। ये यहां पर आपको मैंने कल बताए थे कि यहां पर सूर्य की प्रकाश जब उत्तरी गोलार्ध में, चूंकि हमारी पृथ्वी 23.5 डिग्री झुकी हुई है ना, तो ये अपने अक्ष पर, तो ये उत्तरी गोलार्ध में जो है, उत्तरी गोलार्ध में 6 महीने का दिन होता है, और जब उत्तरी गोलार्ध में 6 महीने का दिन होता है तो दक्षिणी गोलार्ध में 6 महीने का रात होता है ना, ध्रुव के पास। और जब इसका उल्टा होता है, जब दक्षिणी गोलार्ध में 6 महीने का दिन होता है तो उत्तरी गोलार्ध में 6 महीने का रात होता है। और यहाँ पर सूर्य का तापमान बहुत कम पहुँचता है, अगर पहुँचती भी है तो यहाँ से बस तिरछा कम पहुँचती है और यहाँ पर फिर छिछला होकर निकल जाती है। यहाँ पर हमेशा शीत कटिबंध बना रहता है, यहाँ पर हमेशा शीत कटिबंध बना रहता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमेशा बर्फ गिरती रहती है और इसके कारण यहाँ पर तापमान जो हमेशा ठंडी रहती है। तो यहाँ पर तापमान ठंडे होने के कारण यहाँ से हवाएं हमेशा इस ओर आती रहती है। ठीक है, इस ओर आती रहती है। ठीक है, इस ओर क्या रहती है? आती रहती है। तो ये ठंडी हवाएं
दबाव डालकर यहाँ पर 66.5 डिग्री पार करती है, मतलब 66.5 डिग्री को पार करके यहाँ समशीतोष्ण कटिबंध में प्रवेश करती है। एक बात तो ये होती है, नीचे से भी ये बात होती है कि यहाँ से भी हवाएं नीचे से ऊपर की ओर आती है, क्योंकि ये ठंडी हवाएं होती है और ये ऊपर आती है, ठीक है। तो ये ठंडी हवाएं ऊपर आती है। दूसरी बातें ये होती है कि अब क्या होता है यहाँ पर कि दूसरी बातें ये होती है कि ऊपर से गर्म हवाएं भी आती है। ये देखो गर्म हवाएं आती है ऊपर से, ये देखो, ठीक है। ये गर्म हवाएं आती है, ये देखो यहाँ से ऊपर से गर्म हवाएं जाती है, ठीक है। ये गर्म हवाएं जाती है और ये दोनों हवाएं आपस में क्या होता है, मिक्सअप हो जाती है, मिल जाती हैं। तो मिलने के कारण यहाँ पर एक ऐसा कटिबंध बनता है जो समान रूप से शीत और उष्ण मिल जाते हैं। तो बन क्या जाते हैं, सम मतलब बराबर, शीत और उष्ण मतलब शीतोष्ण कटिबंध। मतलब यहाँ पर भी वही स्थिति होती है, सम मतलब बराबर और शीत मतलब ठंडा और उष्ण मतलब गर्मी, मतलब सम मतलब बराबर, शीत और उष्ण, दोनों उष्ण शीत और उष्ण मिलकर सम शीतोष्ण कटिबंध बनते हैं। मतलब ना तो यहाँ की तरह यहाँ पर उष्ण कटिबंध की तरह ना तो यहाँ पर गर्मी होती है और ना तो शीत कटिबंध की तरह यहाँ पर ठंडी होती है। यहाँ पर भी 23.5 से 66 डिग्री में उत्तरी गोलार्ध में यही बात होता है। ना तो शीत कटिबंध की तरह यहाँ पूरी तरह ठंडी होती है और ना तो उष्ण कटिबंध की तरह यहाँ पर पूरी तरह गर्मी होती है। इसका प्रभाव ये होता है कि यहाँ का जो तापमान होता है सालों भर लगभग इक्वलिटी बनी रहती है, ना तो ज़्यादा ठंडा शीत कटिबंध की तरह और ना तो ज़्यादा गर्मी उष्ण कटिबंध की तरह, इसलिए इसको समशीतोष्ण कटिबंध कहा गया है। समझ में आ गया है मेरी बात, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। अब यहीं पर ये जो है अब यहीं पर अगर यहीं पर ये तो समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा इसको देख लें हम। अब यहीं पर अगर हम इसको अक्षांश को देखें तो ये अक्षांश को हम यहां पर देख सकते हैं। ये अगर ये पृथ्वी है हमारी और ये 0 डिग्री इक्वेटर अगर है हमारा, 0 डिग्री इक्वेटर है, तो 0 डिग्री इक्वेटर है, तो यहां पर ये जो बनता है अक्षांश, ये यहां पर इस तरह से अक्षांश बनते हैं। ये बनते हैं अक्षांश। ये अक्षांश से बने। कुल यहां से यहां तक की ये 0 डिग्री इक्वेटर से लेकर कुल यहां से लेकर 90 डिग्री के बीच उत्तरी गोलार्ध में और ये 90 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध के है ना, दक्षिणी गोलार्ध में यहां से यहां तक टोटल 90 अक्षांश होते हैं। इसकी संख्या कितनी होती है, 90 है ना। अक्षांश की संख्या कितनी होती है, अक्षांशों की संख्या कितनी होती है, सॉरी अक्षांशों की संख्या कितनी होती है उत्तरी गोलार्ध में 90, ठीक है ना। और दक्षिणी गोलार्ध में भी कितना होता है, 90, ठीक ना। और उसके बाद ये अक्षांश होती है उत्तरी गोलार्ध में भी 90 और दक्षिणी गोलार्ध में भी 90। ये जो आपको दिख रहा है ये तो मैं आपको दिखाने के लिए इतना बना दिया हूं ताकि आप समझ पाएं कि अक्षांश किसको कहते हैं। तो ये भूमध्य रेखा से या 0 डिग्री इक्वेटर से 90 डिग्री तक ये 90 अक्षांश होते हैं और 0 डिग्री भूमध्य रेखा से या इक्वेटर से दक्षिण तक फिर 90 अक्षांश होते हैं। तो 90 अक्षांश ऊपर 90 अक्षांश नीचे, उत्तरी गोलार्ध में 90 अक्षांश और दक्षिण ये उत्तरी गोलार्ध में हुआ, उत्तरी गोलार्ध में हुआ है ना 90 अक्षांश, और ये हुआ दक्षिणी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में हुआ ये 90 अक्षांश। और एक अक्षांश ये बीचों बीच जो भूमध्य रेखा में है ये। अब टोटल कितने हो गए, ये हुआ भूमध्य रेखा के पास, तो ये कितने हो गए टोटल, 0 के 0 और 1 यहां आ गया, 9 दूनी 18, 181 अक्षांश टोटल होते हैं। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि अक्षांश जो टोटल है, टोटल अक्षांशों की संख्या कितनी है पृथ्वी पर हमारी, जो काल्पनिक है 181, ठीक है। अब ये
181 अक्षांश हैं। अब प्रत्येक अक्षांश के बीच की दूरी कितनी है? प्रत्येक अक्षांश के बीच की दूरी, मान लो एक से दूसरे अक्षांश के बीच की दूरी कितनी है? ये डिस्टेंस कितनी है? 111 किलोमीटर। ठीक है ना, इसको देखेंगे। मतलब ये जो है आपका ये जो है दो अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी है? 111 किलोमीटर। यहां तक आपको समझ में बातें आ गई होगी। ठीक है, कैसा लग रहा है क्लासेस? अगर अच्छा लग रहा है, आपको समझ में आ रही है, तो आपको यस लिखिए कमेंट के साथ। ठीक है, तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़े। चलो ठीक है, अब देखो, अब हम देखते हैं अक्षांश रेखाएं। फिर उसी को इसमें जो हमने बताए हैं आपका जीपीएस में, उसी को समझाया गया है। ये क्या है? ये अक्ष है। ये क्या है? जीरो, ये अक्ष 90 डिग्री क्या है? अक्ष है। ठीक ना। और ये जो रेखाएं हैं, ये रेखाएं जो हैं ये क्या है? अक्षांश रेखाएं हैं। ये 0 डिग्री भूमध्य रेखाएं हैं, ये अक्षांश रेखाएं हैं। ठीक ना, ये इसको 0 डिग्री अक्षांश भी कहते हैं। ये सारे अक्षांश रेखाएं हैं। ठीक है, समझ में आ गई। अब अक्षांश में भूमध्य रेखा को किसी स्थान की कोणीय दूरी, अब भूमध्य रेखा से किस स्थान की कोणीय दूरी, ये जो भूमध्य रेखा है ये 0 डिग्री अक्षांश होता है, इसको 0 डिग्री इक्वेटर भी कहते हैं। यहां से मतलब भूमध्य रेखा से यहां से जो भी अक्षांश आता है, इसको ये कोणीय दूरी मानी जाती है। ठीक ना। मान लो ये अक्षांश अगर 23.5 डिग्री पे है, मान लो ये अक्षांश अगर 23.5 डिग्री पर है, मान लो, तो इसको माना जाएगा भूमध्य रेखा से 23.5 डिग्री, है ना, अक्षांश। इसको कोणीय दूरी को ही 0 डिग्री मतलब 23.5 डिग्री, जहां पर जो पहुंचेगा, अगर भूमध्य रेखा 0 डिग्री से 23.5 डिग्री तक पहुंची उत्तरी गोलार्ध में, तो क्या कहेंगे? उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री अक्षांश, है ना। इसका अर्थ ये हुआ कि कोणीय दूरी पर ये है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब मापते किससे? अंश से। अंश को मापते हैं डिग्री में। ठीक है, अंश को किससे मानते हैं? मतलब 23.5 डिग्री अंश भी कह सकते हैं या 23.5 डिग्री भी कह सकते हैं। ओके, समझ में आ गई मेरी बात। तीसरा है कुल अक्षांश 181 है, जो मैंने आपको भी बता दिए कि 181 कैसे है। भूमध्य रेखा से 90 डिग्री ऊपरी अक्ष तक 90 अक्षांश पाए जाते हैं, ये मैंने अभी आपको बताया है। और भूमध्य रेखा से दक्षिण में 90 अक्षांश पाए जाते हैं। तो इस तरह 9 दूनी 18 और एक भूमध्य रेखा का अक्षांश को जोड़कर कितने हो गए? 181 अक्षांश। उत्तरी गोलार्ध में कुछ कुल 90 अक्षांश हैं, उत्तरी गोलार्ध में कुछ 90 रेखाएं हैं और दक्षिण गोलार्ध में कुछ 90 रेखाएं, ये मैंने आपको भी बता दी। और भूमध्य रेखा में भी एक रेखाएं हैं, जो कुल मिलाकर 181 अक्षांश हो गए, ये मैंने आपको बता दी। भूमध्य रेखा से दोनों ध्रुवों की ओर 90 + 90, ये मैंने आपको बता दिए। एक के अंतराल पर कुल अक्षांश रेखाएं 179। ये 179 पहले माना जाता था, जो सर्वमान्य है ना, और ये भी सही है अपनी जगह पर, लेकिन अब जो है आधुनिक में 181 माना जा रहा है। ओके, तो बात को आपको ये समझ में आ जानी चाहिए। ओके, आगे बढ़े। अब देखो ये अक्षांशीय रेखा की विशेषताएं क्या है? ये विशेषताएं क्या है? ग्लोब पर खींची गई समांतर रेखाएं। ये ग्लोब पर जो ये रेखाएं अक्षांशीय रेखाएं, ये जो अक्षांशीय रेखाएं हैं, इसको समानांतर रेखा कहते हैं। एक समान रेखाएं एक जगह पर खींची गई है, इसीलिए तो कहते हैं हम इसको क्या? 111 किलोमीटर की दूरी है। आगे पीछे भी हो सकती थी, लेकिन क्यों कर रहे हैं 111 किलोमीटर की दूरी है? क्योंकि ये समांतर रेखाएं समान रूप से खींची गई है। ठीक ना, समान स्थानों पर खींची गई है। दो अक्षांशों के बीच की दूरी 111 किलोमीटर मैंने आपको बता दी है। विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर लंबाई की कमी। विषुवत रेखा से जैसे जैसे आप विषुवत रेखा से यहाँ से जैसे जैसे आप अक्ष की ओर जाते जाएंगे, इसकी लंबाई में कमी होती जाएगी। देखो ये छोटा होता जा रहा है, देखो ये इससे थोड़ा बड़ा ये है, इससे थोड़ा बड़ा ये है, इससे थोड़ा बड़ा ये है। ये भूमध्य रेखा ये सर्वाधिक स्पेस लिए हुए है। तो जैसे जैसे ऊपर जाएंगे ये क्या होगा? इसका ये कमता जाएगा, ये है ना। इसी को कहा गया विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर लंबाई में कमी। ओके, अब है प्रत्येक अक्षांश के बीच की दूरी समान है। आपको मैंने अभी बताया प्रत्येक अक्षांश के बीच की दूरी क्या है? 111 किलोमीटर है, यानी समान है। ओके, ये आपको समझ में आ गया होगा। क्षैतिज रेखा पश्चिम से पूर्व की ओर, इसको क्षैतिज रेखा कहते हैं। ये देखो ये वो क्षैतिज रेखा, तो ये क्या है? ये देखो क्षैतिज रेखा, ये क्या है? पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई है। इसको क्षैतिज रेखा नाम क्यों दिया गया? इसको आपको याद रखने में आसानी होगी। क्षैतिज रेखा, क्षितिज मतलब होता है आकाश। हिंदी में क्षितिज का मतलब क्या होता है? आकाश। जो क्षितिज से क्षैतिज बना है, क्योंकि ये देखो आकाश को हम देखते हैं, आकाश कैसे है? इस तरह से है ना। क्षितिज आकाश कैसे देखते हैं हम? आकाश ऐसे है ना। तो इसी को आकाश को क्षितिज रेखा से क्षैतिज रेखा बना है। इस तरह से ये रेखाएं खींची गई, देखो इस तरह से, वर्टिकल नहीं है, लंबवत नहीं है, ये क्षैतिजाकार है। तो इसको याद रखेंगे हम, ठीक ना। और ये पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई है। चलो समझ में आ गई।
आगे प्रमुख अक्षांश रेखाएं। अब प्रमुख अक्षांश रेखाएं कौन है? प्रमुख अक्षांश रेखाओं में प्रमुख अक्षांश रेखाएं 3 हैं। कौन कौन? पहला है भूमध्य रेखाएं, दूसरा है कर्क रेखाएं और तीसरा है मकर रेखाएं, जो मैंने आपको बताया। कर्क रेखाएं कहाँ है? 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में जो है, 23.5 डिग्री पर जो है उत्तरी गोलार्ध में, उसको कर्क रेखाएं या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं। और वही 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में जो है उसको क्या कहते हैं? मकर रेखा या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहते हैं। तो ये तीनों रेखाएं जो है प्रमुख रेखाएं के रूप में जानी जाती हैं। अब 0 डिग्री अक्षांश, ये विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा मैंने आपको बताया अभी। विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा को क्या कहते हैं? 0 डिग्री अक्षांश कहते हैं, ये मैंने बताया। सबसे बड़ा बृहत वृत्त है, ये भी आपको मैंने बता दिए। सबसे बड़ी अक्षांश रेखाएं, ये भी अभी आपको समझ में आ गया। यहाँ पर दिन और रात बराबर होता है, क्योंकि सालों भर सूर्य के प्रकाश यहाँ पर समानांतर पड़ते हैं, ये मैंने आपको बता दिए थे। पृथ्वी को 2 भागों में गोलार्धों में विभाजित करता है। कौन? भूमध्य रेखा या 0 डिग्री इक्वेटर या विषुव रेखा या विषुवत रेखा जिसको कहते हैं, या 0 डिग्री अक्षांश जिसको कहते हैं, वह पृथ्वी को क्या करता है? 2 भागों में विभाजित करता है। ठीक है। आगे वर्ष भर सूर्य लंबवत रहती है, ये मैंने आपको अभी बताया है कि सालों भर सूर्य का प्रकाश यहाँ पर लंबवत पड़ती रहती है। वार्षिक तापांतर न्यूनतम होता है। वार्षिक तापांतर न्यूनतम कारण क्या है कि 12 बजे तक जबरदस्त गर्मी पड़ती है, 12 बजे के बाद फिर बारिश हो जाती है 5 बजे तक। ओके। और इसी देश में 13 यहाँ पर मतलब भूमध्य रेखा जो है वह भूमध्य रेखा 13 देशों को से होकर गुजरती है। यह कौन कौन है? इक्वाडोर है। कौन है? इक्वाडोर है। कोलंबिया है। ये आपको याद रखना है कि भूमध्य रेखा कितने देशों से होकर गुजरती है? 13 देशों से होकर गुजरती है, आपको ध्यान रखना है। फिर से एक बार मैं बता दूं, भूमध्य रेखाएं कितने देशों से होकर गुजरती है? तो 13 देशों से होकर गुजरती है, जिसमें से पहला है इक्वाडोर, दूसरा है कोलंबिया, तीसरा है ब्राजील। ये सारे अफ्रीकन कंट्री हैं, याद रखना। गैबन, कांगो गणराज्य, युगांडा, केन्या, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया आपका पश्चिमी एशियन देश है ना, मालदीव भी ये है, साओ टोम और प्रिंसिपे और किरीबाती। तो ये इस तरह से 13 जो देश हैं ये आपको याद रखना है, 13 देश। ओके। तो ये 13 देश जो है आपको भूमध्य रेखा इसी से होकर गुजरती है, ये आपको याद रखनी है। समझ आ गई? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब है प्रमुख अक्षांश रेखाओं में कर्क रेखा। ये कर्क रेखा आपको मैंने बताए थे भूमध्य रेखा से उत्तर की ओर 23.5 डिग्री नॉर्थ अक्षांश को यानी उत्तरी गोलार्ध में यह अवस्थित है। अवस्थित देश इसमें कितने? 18 है। कर्क रेखा 18 देशों से होकर गुजरती है, ये याद रखना है। भूमध्य रेखा कितने देशों से होकर गुजरी थी? 13 देशों से होकर गुजरी थी। वहीं पर कर्क रेखा कितने देशों से होकर गुजर रही है? 18 देशों से होकर गुजर रही है। तो पहला इसमें कौन है? मैक्सिको, दूसरा है बहामास, तीसरा है पश्चिमी सहारा, चौथा है माली, पांचवा है अल्जीरिया, छठा है मरितानिया और सातवां है नाइजर, आठवां है लीबिया, नवा है मिस्र, है ना, 10वां है सऊदी अरब, 11वां है यूएई और 12वां है ओमान, 13वां है भारत, 14वां है बांग्लादेश, 15वां है म्यांमार और 16वां है चाइना, है ना। 16वां कितना है? चाइना और 17वां है ताइवान और 18वां है चाड। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा, ये देश का नाम भी आपको याद कर लेना चाहिए। यहाँ पर अभी अगर याद करवाते हैं तो टाइम ले लेगा, ये वीडियो थोड़ा लंबी हो जाएगी, तो ये याद करना आपका काम है, ये समझाना मेरा काम है, याद करना ये आपको याद कर लेना है, ठीक है, देश का नाम। अभी बाकी मैंने आपको समझा दिए हैं। आपको ये भूमध्य रेखा कितने देशों से होकर गुजरती है? 13 देशों से होकर गुजरती है। कौन कौन से देश है ये आपको याद कर लेना है, जो मैंने आपको समझा दिए। अब कर्क रेखा कितने देशों से होकर गुजरती है? यह 18 देशों से होकर गुजरती है और ये 18 देश आपको याद कर लेने हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब है प्रमुख अक्षांश रेखाओं में मकर रेखा, जो मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बता दिए हैं। तो ये भूमध्य रेखा के दक्षिण में है, आपको बताए थे। भूमध्य रेखा से दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री दक्षिण में ये क्या है? इसको मकर रेखा कहते हैं या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहते हैं, ठीक ना, देख लो। ओके। अब यहां पर कितने देश होकर गुजरते हैं? 12 देश। 12 देश से गुजरता है कौन? मकर रेखा। 13 देश, 18 देश, 12 देश, आपको याद रखना है। 13 देश भूमध्य रेखा, कर्क रेखा 18 देश और मकर रेखा 12 देशों से होकर गुजरती है। कौन कौन? ब्राजील, पैराग्वे, अर्जेंटीना, चिली, बोत्सवाना, मेडागास्कर, मोजाम्बिक, दक्षिण अफ्रीका, नामीबिया, ऑस्ट्रेलिया, टोगा,
फ्रेंच पॉलिनेशिया यानी फ्रांस। तो आपको ये याद रखने हैं, इतने देशों से होकर गुजरती है। फिर से एक बार मैं दिखा देता हूँ। 12 देश से होकर मकर रेखा गुजरती है। ब्राज़ील, पैराग्वे, अर्जेंटीना, चिली, बोत्सवाना, मेडागास्कर, मोजाम्बिक, दक्षिण अफ्रीका, नामीबिया, ऑस्ट्रेलिया, है ना, टोगा, फ्रेंच पॉलिनेशिया। तो ये आपको याद रखना है, ठीक ना। इतने देश अवस्थित हैं मकर रेखा पर, आपको याद रखना है। आर्कटिक वृत्त, अब आर्कटिक वृत्त उत्तरी गोलार्ध से 66.5 डिग्री अक्षांश को कहते हैं आर्कटिक वृत्त। ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये जो है हमारी पृथ्वी, ये 0 डिग्री इक्वेटर है। ये जो 23.5 डिग्री है और ये जो 23.5 डिग्री है, ये कर्क रेखा, मकर रेखा, ये 23.5 डिग्री कर्क रेखा और ये 23.5 डिग्री मकर रेखा, ठीक ना, दक्षिण गोलार्ध में। अब ये जो है इस वृत्त को क्या कहते हैं? आर्कटिक वृत्त। क्या कहते हैं? आर्कटिक वृत्त। इसको कहते हैं आर्कटिक वृत्त, है ना। और इसको क्या कहते हैं? इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं 90 डिग्री अक्ष, ठीक ना। ओके, तो इसको आर्कटिक वृत्त कहते हैं। और इसको क्या कहते हैं? इसको क्या कहते हैं? 66.5 डिग्री पे ये क्या कहते हैं? इसको कहते हैं अंटार्कटिक वृत्त। ओहो, अंटार्कटिक क्या हो गया? वृत्त हो गया। तो ये आपको आर्कटिक वृत्त और अंटार्कटिक वृत्त आपको समझना है, ठीक ना। तो ये उत्तरी गोलार्ध में क्या है? आर्कटिक वृत्त है। ये देखो, उत्तरी गोलार्ध में 66.5 डिग्री में इसका नाम क्या है? आर्कटिक वृत्त, है ना, जिसको हम 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री के बीच इसको क्या कहते थे हम? ये 66.5 डिग्री के बीच इसको क्या कहते थे? समशीतोष्ण कटिबंध यहाँ पर पाए जाते हैं। कटिबंध समशीतोष्ण है, लेकिन इस 66.5 डिग्री का नाम क्या है? आर्कटिक वृत्त, है ना, आर्कटिक वृत्त, आर्कटिक वृत्त। वहीं पर दक्षिणी गोलार्ध में जो 66.5 डिग्री पर है वृत्त, इसको क्या कहते हैं? अंटार्कटिक वृत्त। ये याद रखेंगे हम, ठीक है ना। अब दक्षिणी गोलार्ध में इसको क्या कहते हैं? देखो, अंटार्कटिक वृत्त। ओके, 66.5 डिग्री साउथ नॉर्थ में। कुछ महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं क्या है? ध्रुव, 90 डिग्री को ध्रुव कहते हैं। ये मैंने आपको बताया ना, इसको 90 डिग्री को अक्ष, ये 90 डिग्री ये यहाँ से यहाँ तक है, इसको अक्ष कहते हैं। और इसको ध्रुव भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ध्रुव यानी पॉल, है ना। इसको क्या कहते हैं? ध्रुव भी कहते हैं। तो 90 डिग्री ध्रुव कहते हैं इसको। अश्व अक्षांश 30 से 35 डिग्री पे होकर गुजरती है अश्व अक्षांश। यहाँ से 30 से 35 डिग्री के बीच ये अश्व अक्षांश गुजरती है। इसको ध्यान रखना है, ये आपको आगे आने वाले समय में हम पढ़ाएंगे आपको, ठीक ना। तो ये इसको अश्व अक्षांश कहते हैं। क्या कहते हैं? अश्व अक्षांश, ठीक है ना। ये दोनों को 30, नॉर्थ में भी 30 से 35 डिग्री, नॉर्थ में भी क्या है? 30 से 35 डिग्री, और साउथ में भी 30 से 35 डिग्री। इसको क्या कहते हैं? अश्व अक्षांश कहते हैं, है ना। और डोलड्रम, ये 0 डिग्री से 5 डिग्री तक। ये देखो, ये 0 डिग्री इक्वेटर हो गया, ये 0 डिग्री इक्वेटर हुआ। यहाँ से 5 डिग्री, ये मान लो 5 डिग्री, और ये 5 डिग्री, है ना, ये 5 डिग्री। ये नॉर्थ में, उत्तरी गोलार्ध में 5 डिग्री और दक्षिण गोलार्ध में 5 डिग्री। ये क्या चलता है? डोलड्रम चलता रहता है। क्या चलता है? डोलड्रम हवा। ये आपको हम बाद में बताएंगे, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर कोई चीज़ें आपको समझ में नहीं आई होगी तो आप मैसेज पे लिख सकते हैं, फिर उसको हम आपको समझा देंगे, ठीक है। आगे दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। आगे आपको अगर कोई भी ये समझने में, और उसके साथ साथ अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो बिहारी भैया गुरुकुल मोबाइल ऐप पे जाइए और इसका पीडीएफ आप फ्री में प्राप्त कीजिए, ठीक है ना। आज के लिए क्लास इतना ही। अब अगले क्लास में आपको देशांतर अच्छी तरह से समझाएंगे। तो आपको क्लास कैसा लगा इसके बारे में कमेंट्स कीजिए, और अपने दोस्तों को अगर अच्छा लगा क्लास तो शेयर कीजिए, और उनको बताइए कि एक अच्छा मार्केट में आया है आपको फ्री में, जो आपको आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करवा रहे हैं सर, है ना, ललन सर के द्वारा। आप देखिए ज्योग्राफी, और इस तरह से आपको इतिहास और भी मज़ेदार रहेगा पढ़ाने में, और पॉलिटिकल साइंस भी, इकोनॉमिक्स भी, है ना, साइंस, रीजनिंग, सभी चीज़ आपको यहाँ पर मज़ा आएगा पढ़ने में। आसानी से कॉन्सेप्ट के साथ आपको पढ़ाए जाएंगे। तो आप शेयर कीजिए दोस्तों को, बेल आइकन दबाइए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। हैप्पी एंडिंग इनके साथ है, आपके साथ।